आपका अपना YouTube चैनल द मास्टर आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये टोटल 56 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है अब आपको सप्ताह में 3 दिन मिलेगा, सोमवार, बुधवार और आपका शुक्रवार। कब मिलेगा? शाम को 7 बजे। तो शाम को 7 बजे इन 3 दिन में तैयार रहिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि केबीएस का फॉर्म आ चुका है। आप सभी लोग केबीएस का फॉर्म भर दीजिए। प्राइमरी अध्यापक के लिए जो केबीएस का फॉर्म है उसको भर दीजिए। केबीएस की मैथ भी हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों को जानना और सीखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं और जो हमारे नए जानने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि हम लोग जो गणित का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है कि हमें गणित भैया सीखना है, गणित हमें समझना है। गणित रटने का विषय नहीं होता है, गणित जो है जादू दिखाने का विषय नहीं होता है। आप हमारे साथ 3 से 4 महीने लगातार बने रहेंगे, गणित में आपको बहुत सारी चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगी। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 20 में से कम 15 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा सुपर टेट में, गणित के पेपर में। और यूपी टेट में आपको 30 में से 25 नंबर तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। आपका कोई भी बहाना यहाँ पर नहीं काम करेगा कि मुझे गणित नहीं आती है, मेरा गणित कमजोर है, बचपन में मैंने गणित नहीं पढ़ी। इस प्रकार का बहाना मत बनाइएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो गणित होता है ये आपको मेरिट में लेके जाता है, ठीक है। तो जिनकी भी गणित अच्छी होती है उनका जो मेरिट होती है वो ऊपर रहती है। ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हिंदी, मनोविज्ञान तो सभी लोग सही कर लेते हैं। और हमारा तीसरा मेन उद्देश्य है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन सेंस डेवलप करना है कि कम से कम 3, 4, 5 प्रश्न आप मौखिक ही सॉल्व कर सकें। प्रश्न को पढ़िए, उनके विकल्पों को पढ़िए और विकल्पों में जो भी विकल्प आपको सही लगे आप उसको टिक लगा सकें। इतना कॉमन सेंस हमारा डेवलप होना चाहिए। तो ये सब काम धीरे धीरे होगा, 3 से 4 महीने में सब कुछ आपका हो जाएगा। बस साथ में बने रहिए और ये सारी जो आपकी एबिलिटी है ये आप में डेवलप हो जाएगी, ठीक ना। तो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, जादू नहीं होने वाला है। धीरे धीरे साथ में बने रहिए। रोज शाम को 7 बजे आइए। सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से जो गणित के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं उसको सॉल्व करिए और सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये उद्देश्य हम प्रत्येक वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में बताते हैं कि भैया आप लोग अपने उद्देश्य से मत भटकिए। आप ऐसा मत सोचिए कि एक दिन आपका गणित पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जो गणित आपको बोरियत लगती है वो धीरे धीरे अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी माताएं बहनों का फोन आता रहता है, ऐसे भाई बंधुओं का फोन आता है जो कहते हैं कि उनके गणित में ही कम नंबर थे, गणित में उनके 8-9 नंबर आते हैं सुपर टेट के पेपर में। तो उन्हीं सब के लिए यह वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न आपके चक्षु पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो आप 10 प्रश्न लगाते हैं उसमें कुछ प्रश्न आपको बहुत आसान मिले, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, हमें तो लगाना ही है, क्योंकि ये प्रश्न अपने मन से नहीं बनाए गए हैं। जो बुक में प्रश्न दिए गए हैं वहीं से लिए गए हैं। प्रश्न आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, सिंपल तरीके से इस प्रश्न को आप लोग क्या करिएगा भैया, कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए, ठीक है। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। वहां से आपको जो भी आपके सामने प्रश्न आए उसको तुरंत अपने हाथों से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और उसका आंसर आप अपने सामने ही निकालिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप में जो अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वो बहुत ज्यादा उपयोगी होगा आपके लिए। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं उसको अपने हाथों से सॉल्व करें। आप गणित पढ़ रहे हैं, जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, तो गणित में आप जितना अपने हाथों से प्रश्न को सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और बता दें आपकी जानकारी के लिए भैया, बातें बहुत हो रही हैं तो एक बात और कर लेते हैं। इस कोचिंग का जो नाम है यूट्यूब चैनल का वो है द मास्टर और फिर प्रकाश क्लासेस। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है भैया, सुन लो आप सभी लोग, ठीक है।
तो द मास्टर प्रकाश क्लासेस हमारी कोचिंग का नाम है। इसमें से अब ये दोनों चैनल अलग अलग हो रहे हैं। द मास्टर अलग हो जाएगा, प्रकाश क्लासेस अलग हो जाएगा। तो कुछ दिनों में आपको जो कोचिंग का नाम होगा वो द मास्टर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर प्रकाश क्लासेस इसमें से हट जाए तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये स्पेलिंग जल्दबाजी में गलत लिख गया है। तो द मास्टर प्रकाश क्लासेस ये कोचिंग का नाम है, जिसमें से द मास्टर अलग हो जाएगा, प्रकाश क्लासेस अलग हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आप सभी लोगों ने, बहुत सारे हमारे भाई बंधुओं ने प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। सिंपल तरीके से प्रश्न को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करिए, चाहे तो सिंपल तरीका भी लगा सकते हैं, चाहे तो एक फार्मूला होता है उसको भी लगा दीजिए। ए बी गुणा आपका बी कर दीजिए, देन आपका बी और माइनस के ए बी कर दीजिए। ये सिंपल तरीका है। एक फार्मूला इसको भी लगा दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो सिंपल तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करना जानते ही होंगे। तो ए बी दोनों मिलकर कितना दिन ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं, और बी अकेला कितना दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है। तो ऊपर क्या करना है, गुणा करना है। 12 का आपने 30 में गुणा कर दिया। नीचे क्या करना है, जो बी के दिन है, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला घटाना है। तो ज्यादा क्या है, 30 में से 12 वाला घटाना है। तो ये अगर फार्मूला नहीं भी याद करना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसा याद रखिएगा कि जो दिन दिए गए हैं 12 और 30, इसका आपस में गुणा कर दीजिए ऊपर, और नीचे हर में क्या रहेगा, बड़े में से, यानी 30 में से 12 हमें घटाना है। तो बड़े में से छोटा हमें नीचे घटाना है और दोनों का गुणा ऊपर करना है। आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इसको अभी गुणा मत करिए, 12 गुणे 30 ही रखिए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 में से 12 जाएगा, हो जाएगा 18। इसको कैंसिल आउट करिए, और तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, ये 10 बार कैंसिल होगा। तो 10 और 2 बचा तो कितना हो जाएगा, 20। तो ए का कितना दिन आएगा, 20 दिन आएगा। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो सिंपल तरीके से इस चैप्टर का जो कार्य और समय चैप्टर का बेसिक मेथड होता है, वहां से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अथवा ये फार्मूला छोटा सा यूज कर लीजिए जो हमने समझाया है, वहां से आप प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। यहाँ पर तो हम गणित का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न रीजनिंग का आ गया है। अब इसमें आपको बताना है कि भैया गलत संख्या कौन सी है, ये जो जितनी संख्याएं ऊपर दी गई हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए इसको बताते हैं। ये 2 को देखिए, 2 क्या लिखा है, 1 की घात 3, 1 का घन करके 1 जोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा। ये 9 क्या लिखा है, 2 की घात 3 करके 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। 2 की घात 3 कितना होता है, 8। 8 का 1 जोड़ेंगे तो 9। तो यानी कुल मिला के ये घन संख्या, जितनी भी हमारी घन संख्याएं होती हैं उसमें 1 जोड़ के लिखा है। तो 1 का घन 1, यहाँ कितना लिखा है, 2। 2 का घन 8, यहाँ कितना लिखा है, 1 जोड़ के 9। उसके बाद 3 का घन कितना होता है भैया, 27, 1 जोड़ के आपका 28। 4 का घन 64, 1 जोड़ के 65। 5 का घन 125, 1 जोड़ के 126। 6 का घन 216 होता है, 1 जोड़ के यहाँ पर 217 लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं है। इस प्रकार आपका 217 जो क्रम है वो नहीं मैच कर रहा है, यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न को। ये माध्य भार, ये जो माध्य भार लिखा है ना भैया, इसका मतलब औसत ही होता है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब औसत ही होता है। पहले इसका सिंपल तरीका हम बता देते हैं। पहली कंडीशन में कितने छात्र हैं, 34 छात्र हैं। इनका एवरेज कितना है, माध्य भार यानी औसत कितना है, 42। यानी 34 छात्रों का औसत है 42। इसका गुणा कर लीजिएगा। ये सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक अध्यापक भी शामिल हो जाता है। तो पहले 34 थे, जब अध्यापक शामिल हो गया तो कितने हो गए, 35 हो गए। तो उनका माध्य भार कितना बढ़ जाता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कि 42 किलोग्राम पहले था, अब 400 ग्राम बढ़ जाएगा सबका, तो 42 किलो 400 ग्राम हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में जो गुणा करेंगे तो टोटल आएगा। पहली कंडीशन में टोटल छात्र और औसत का गुणा किया। दूसरी कंडीशन में टोटल जितने भी थे अध्यापक को मिला के 35 और उनके औसत का गुणा किया, तो यहाँ पर हमारा आएगा। तो बड़े में से आप छोटा घटा दीजिएगा, आपको अध्यापक का भार मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे किया, समझ में आ गया। अब इसका दूसरा तरीका करते हैं, जो कि एक मौखिक तरीका होता है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। ये सिंपल तरीका है गुणा करके अपने आंसर को निकालने का। तो गुणा कर लीजिएगा और आंसर आप निकाल लीजिएगा। अब इसका दूसरा तरीका हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रश्नों के आंसर बहुत जल्दी आते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, पहली कंडीशन में 34 स्टूडेंट थे,
इनके औसत को हम ऊपर लिखते हैं। औसत कितना था? 42। तो औसत का मतलब है सबका, जो 34 स्टूडेंट थे सबका भार 42 है। तो 42 अगर औसत किलोग्राम ना मान के, इसको अगर रुपया मान के चलें, तो 34 लोगों के पास, सबके पास 42 रुपया था। अब समझने के लिए इसको रुपया मान लीजिए। फिर एक अध्यापक भी इसमें शामिल हो गया, यानी कि 34 प्लस 1 हो गए 35। तो सबके पास कितना हो गया? सबके पास आपका 42 तो पहले से ही था, और प्लस इसमें 400 ग्राम और शामिल हो गया। ठीक है, तो हमें अध्यापक का भार निकालना है। तो आप अब इस बात को ध्यान से समझिए। अध्यापक कहाँ है? इस वाले गोले में है। पेन का कलर चेंज करते हैं, तब थोड़ा सा लिखने में आसानी रहेगी। अब बात को ध्यान समझिए। इसको किलोग्राम को अगर रुपया मान लें, क्योंकि रुपए वाली बात हमें आसानी से समझ में आती है, तो औसत का ये इस टाइप के प्रश्न हम लोग अपने जो पुराने प्रैक्टिस सेट है वहां पर भी लगा चुके हैं। तो आप पुराने प्रैक्टिस सेट देखिएगा, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को समझाया गया है, जिससे कि बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाए। अब समझने की कोशिश करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं ध्यान से समझिए कि जो हमारे 34 छात्र थे सबके पास 42 रुपया है, यानी सबके पास 42 रुपये है। ये हमारे औसत का मतलब होता है। जब उसमें एक अध्यापक आ गया, यानी 35 लोग हो गए, तो अब 400 ग्राम बढ़ गया, यानी कि अध्यापक के पास अब कितना है? अध्यापक के पास अब है 34 नहीं 42, सॉरी 42.400 ग्राम हमारे पास पहले से ही है। अध्यापक कहाँ है? यहाँ है। और इसके पास कितना है? 42.044, यानी 42 किलोग्राम और 400 ग्राम ये अध्यापक का यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए 34 लोगों का कितना बढ़ रहा है? पहले 42 था, अब कितना बढ़ रहा है? 400 ग्राम बढ़ रहा है। यानी कि अध्यापक ने क्या किया, जब आया तो 34 लोगों में सबको 400 ग्राम बांट दिया। ठीक है, बात समझ रहा है? जो हमने बताया, अध्यापक की उम्र ज्यादा थी, जब वो आया तो उसके पास 42 किलोग्राम 400 ग्राम तो है ही उसका वजन, और उसने क्या किया? सबको यानी कितने लोग थे? 34 लोग थे, सबको 400 ग्राम दे दिया। यानी कि 400 ग्राम 34 लोगों को दिया है। तो टोटल कितना दिया है? इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो हमारे पीछे रहेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 13.600 ग्राम उसने दूसरों को दिया है, तभी दूसरों का औसत 400 ग्राम बढ़ रहा है। ये बात समझ में आया? समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। अब अध्यापक का भार कितना है? 42.400 ग्राम है। ये है जो उसने दूसरों को दिया है। कितना दिया है? 13.600 ग्राम। इसको भी इसमें जोड़ दीजिए तो अध्यापक का वास्तविक भार निकल आएगा। इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 56 किलोग्राम। कहाँ पर है? विकल्प डी में है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो जो हमने समझाया है, अगर आपको ये मेथड समझ में आता है तो आपको बस इतना लिखना था 42.400, और फिर आपको 34 में 400 गुणा करना था और लाके जोड़ देना था। बस 2 लाइन का गुणा करना था, यानी एक लाइन में आपका आंसर आना चाहिए था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को, जो हमने ये दूसरा वाला मेथड बताया है, इसको ध्यान से दिमाग लगा के समझिएगा। आप समझ लेंगे तो मौखिक ही आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, ये जो ऊपर वाला तरीका आपको लिखा गया है, ऊपर वाले जो हमारा तरीका है, उससे आप प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक ना भैया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक मिनट। हाँ, मध्याह्न में एक छात्रा जो है 60 पृष्ठ प्रति घंटे की दर से 100 पृष्ठ पढ़े, और सायंकाल में वो, मध्याह्न मतलब दोपहर होता है, और सायंकाल में वो 40 पृष्ठ प्रति घंटे की दर से 100 पृष्ठ पढ़े, तो उसकी जो पढ़ने की गति है वो बताइए क्या है। तो कुल मिला के औसत चाल निकालना है। यहाँ पर जो ये पृष्ठ को आप दूरी समझ लीजिए, तो यहाँ पर दूरी बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो पृष्ठ को अगर हम, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो 2 4 10 पन्ने पढ़ते हैं, तो और चलते समय हम लोग एक दूरी तय करते हैं। तो जितने हम पृष्ठ पढ़ रहे हैं उसको अगर दूरी मान लें तो दूरी हमारी पृष्ठ के बराबर हो जाएगी। तो ये 100 पृष्ठ पढ़ रहा है, यानी कि इसको हम दूरी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? समय का फॉर्मूला लगाना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्योंकि यहाँ पर
आपका पृष्ठों की बात हो रही है तो दूरी को आप पृष्ठ मान के चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, जो हमारा औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला हमें लगाना है, कुल दूरी बटे कुल समय का। अब कुल दूरी कितनी है, पहले कंडीशन में 200 और दूसरे कंडीशन में 200, तो 200 सॉरी पहले कंडीशन में 100 लिखा है, बोल 200 रहे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने लिखा है कुछ और मुंह से निकल रहा है कुछ। कुल दूरी तो हमें पता है हमारी कितनी होगी 200, लेकिन कुल समय हमें नहीं पता है, तो कुल समय निकालने के लिए पहली वाली कंडीशन का समय निकाल लीजिए और दूसरी वाली कंडीशन का समय निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो पहली वाली कंडीशन का समय t1 निकालने के लिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है हमारी 100 है और चाल कितनी है 60 पृष्ठ प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे ही हम इसको कह सकते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन का जो समय है वो कितना है, कुल दूरी कितनी है 100 है, समय कितना है 40 है, कैंसिल आउट करिए तो 5 हो जाएगा हमारा 2। तो कुल समय यानी कि T1 कैपिटल T मान लो, तो कुल समय को हमने कैपिटल T मान लिया है, जिसमें हमें T1 और T2 जोड़ना पड़ेगा, तो 5/3 हो गया और प्लस के 5 कितना हो गया 2 हो गया। इसको जोड़ दो भैया, एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 3 हो जाएगा 15, 3 गुणा कर दिया है तो कुल मिला के 25 आपका 6 हो गया। तो कुल समय आपका निकल आया। अब इस फार्मूले में कुल दूरी बटे कुल समय आप लिख दीजिए, ऊपर कितना है समय, कुल दूरी 100 और समय कितना है 25/6, तो 6 पलट के ऊपर चला जाएगा, 25 8 200 होता है और 8 6 होता है 48, तो 48 पृष्ठ और प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। उसकी स्पीड कितनी थी 48 पृष्ठ पढ़ने की, 1 घंटे में 48 पन्ना पढ़ती थी। भैया ये इंसान नहीं कंप्यूटर है, क्योंकि 1 घंटे में 48 पृष्ठ पढ़ना मामूली बात नहीं है, कंप्यूटर ही पढ़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप प्रश्न समझ गए हैं। यहाँ पर जो पृष्ठ है उसको हमने दूरी मान ली है, जिससे आसानी से आपका सवाल सॉल्व हो जाए। क्लियर, आगे बढ़े। इस प्रश्न में एक गलती है, इस प्रश्न में यहाँ पर जो 1000 लिखा है इसको 7000 कर लीजिए, जो 1000 लिखा है इसको 7000 कर लिया। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। ए और बी का अंश कितना है, देखो भैया ए और बी का अंश 2 और 3 के अनुपात में है, तो हम इसको बटे में अगर लिखें तो ए बटे बी हमारा हो जाएगा 2/3। ठीक है, बटे में लिख दिया क्योंकि अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। बी और सी का अनुपात कितना है, इसको अगर हम बटे में लिखें तो बी और सी का है 4/5। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो आपकी v की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन में b के बराबर कितना है 3 और दूसरी कंडीशन में b के बराबर है 4, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दोनों अनुपात में, दोनों फ्रैक्शन में b की वैल्यू बराबर हो जाए। तो उसके लिए आप पहले ही कंडीशन में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 गुणा अगर नीचे करेंगे तो 4 का गुणा ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8, नीचे हो जाएगा 4 दूनी 12, तो b की वैल्यू 12 आ गई। नीचे वाले कंडीशन में क्या करिए कि ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए। ध्यान रखिएगा किसी संख्या गुणा अगर ऊपर करते हैं तो नीचे भी करना होता है। ऊपर नीचे का मतलब अंश और हर, तो बार बार अंश और हर बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्टकट रूप में ऊपर नीचे बोल देते हैं। तो यहाँ बी की वैल्यू हो गई 12 और सी की वैल्यू हो गई 15। इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में ये हुआ कि आपके दोनों जगह पर b की वैल्यू 12 आ रही है, तो आप b की वैल्यू 12 लिख सकते हैं। तो a का मान कितना निकल आया आपने 8, b का मान कितना निकल आया आपका 12 और c का मान कितना निकल आया आपका 15। अगर इनको हम जोड़ दें, अनुपातित इन अनुपातों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 12 और 8 20 और 20 30 और 35, तो टोटल हमारा 35 हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, b का हिस्सा निकालना है। आसान सवाल है। b का हिस्सा निकालने के लिए अपना बाहुबली मेथड हम लोग लगाते हैं। बाहुबली मेथड क्या होता है, जो टोटल कुल रुपया दिया गया है उसको ऊपर लिख लीजिए, कुल रुपए का जो अनुपात है उसे नीचे लिखिए। देखिए टोटल रुपया 7000 और टोटल अनुपात कितना है, अभी हमने जोड़ा है 35, तो जो कुल रुपया होता है उसका जो अनुपात होता है वो हम नीचे लिखते हैं। तो 7000 का क्या है, कुल रुपया है और कुल अनुपात यानी टोटल रेशियो कितना है 35। जो निकालना है उसका गुणा कर दीजिए। निकालना क्या है, बी का हिस्सा, बी का अनुपात कितना भैया 12। समझ में आया, यही हमारा बाहुबली मेथड होता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका सवाल आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो
ये 7 पन्ना 35 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 1000, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये आपका 200 बचेगा। तो 12 दूनी हो जाएगा 24 और 2 जीरो आपका पीछे रहेगा 2400। कहाँ पर है? पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको होने वाली नहीं है। आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, जो भी प्रश्न आपके सामने आए तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो हमारा वाला तरीका देखिए, या आप किसी दूसरे तरीके से भी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और उसको चेक करिए कि आपका तरीका अच्छा है कि हमारा तरीका अच्छा है। यही जो है मेथड होते हैं प्रैक्टिस सेट को लगाने का। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? विक्रय मूल्य आपको निकालना है। अंकित मूल्य 350 रुपया है। पहली कंडीशन में 25% की छूट, दूसरी कंडीशन में 10% की छूट। क्या करेंगे? इसका एक ही तरीका होता है। सबसे आसान तरीका क्या होता है इसका? आपको पता है। आपको क्या पता है? कोई भी चीज कितने की होती है? 100% की होती है। जब उसमें 25% की छूट देंगे तो कितने की बचेगी? 75% की बचेगी। यानी रुपए में अगर हम उसकी वैल्यू निकालें तो हमें नहीं पता क्या होगी, लेकिन अगर परसेंटेज में वैल्यू निकालें तो 25% की छूट देने के बाद उस वस्तु की जो कीमत होती है प्रतिशत में, वो 75% होती है। उसके बाद अगर 10% की छूट और दे देंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु 100% होती है, 10% की छूट देंगे तो वो बचेगी 90%। ये अपनी लाइन अपने हम याद कर लीजिएगा कि कोई भी वस्तु 100% होती है। जब उसमें 25% की छूट देंगे तो 25 घटा के 100 में से 75 बचेगा। जब उसमें 10% की छूट देंगे तो 100 में से 10 घटा के वो 90% बचेगा। अब सबसे आसान तरीका इस प्रश्न का यही होता है कि यानी कि पहले कंडीशन में आपके पास कितना था? 350 रुपया था। फिर उस वस्तु की कीमत में जब 25% की छूट दी गई तो वो वस्तु कितनी हो गई? 75% की हो गई। फिर 10% की छूट देने से वस्तु कितने की हो गई? 90% की हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 350। ये 75% का जो निशान हटाएंगे नीचे 100 आएगा। यहाँ पर भी प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और तो कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। ये 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100 होगा। तो ऊपर क्या बचेगा भैया? ऊपर आपका 35 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 9 बचा है और नीचे आपका 4 बचा है। तो इसका गुणा भाग कर लीजिएगा। गुणा करने के बाद फिर आपका आंसर कितना आएगा इसको बताने की कोशिश करते हैं। तो 4 का भाग भी करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका आंसर, चलिए इसको गुणा भाग आप लोग कर लीजिए। गुणा करने की क्या जरूरत है? आपका आंसर जो है ये 236 रुपया 25 पैसे आ जाएगा। गुणा आप लोग कर लीजिएगा, फिर जितना आएगा उसमें 4 का भाग कर दीजिएगा। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक भाई, समझ में आ गया? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल आपके सामने है, कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ दिमाग लगाइए। ये कुशलता का मतलब होता है इफिशियंसी, क्षमता, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी की बात करें ए और बी, इसकी इफिशियंसी की बात हो रही है। ए की कुशलता बी से दोगुनी है, तो बी से दोगुनी है यानी बी की क्षमता 2 है और ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। ए जो है दुगनी स्पीड से काम करता है, किससे? बी से। तो इसकी इफिशियंसी का जो अनुपात आएगा यानी क्षमता का जो अनुपात आएगा वो 2:1 आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको अच्छा हाँ, इन दोनों की अगर क्षमता जोड़े, इफिशियंसी जोड़े तो कितना हो जाएगा? ए और बी दोनों की इफिशियंसी, ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आपको इसमें एक फार्मूला लगाना है, M1D1 बराबर M2 D2। M क्या होता है? जितने लोग मिलके काम करते हैं, D मतलब जितने दिन में काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें जितने लोग मिलके काम करें ये नहीं पता है तो हम उनकी क्षमता भी लिख सकते हैं। हम उनकी क्षमता यानी इफिशियंसी भी लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन में आप A प्लस बी की क्षमता लिख दीजिए, फिर दिन लिख दीजिए, कितना भैया? 12 दिन। दूसरी कंडीशन में जो निकालना है, निकालना क्या है? बी अकेला, बी की क्षमता लिख दीजिए, फिर उसके दिन लिख दीजिए। तो दिन को क्या माने? दिन को D2 ही मान ले, ठीक है। D2 हमें निकालना है, इसकी वैल्यू रख देते हैं। A प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3। दिन कितने हैं? 12। बी की क्षमता कितनी है? इफिशियंसी हमने ऊपर निकाला है 1। D2 की वैल्यू हमें निकालना है, तो 12 का 3 में गुणा कर देंगे। D2 बराबर आ जाएगा 12 तिहाई 36। कहाँ पर है भैया? विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न था। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना प्रारंभ करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। तो निकालना क्या है, दूरी ज्ञात करना है। और आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, सॉरी आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। दूरी को आप कितना मान लीजिए, टोटल डिस्टेंस जो थी उसको x मान लीजिए, ठीक है। और दूरी हमें ज्ञात करना है। देखिए तो आप क्या करिए कि हमें जो है जो तेज चल रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, जो धीरे धीरे चल रहा है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो चाल है ये धीरे धीरे चल रहा है तो ये देर में पहुंचेगा। तो इस धीरे धीरे जो चला इसके समय में से इसका जो पहले वाले का समय घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी क्या करना है कि समय पहली जो दूसरे वाली कंडीशन का है बंदा, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो चल रहा है उसके समय में से पहले वाला समय यानी कि जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है उसका समय घटा देंगे तो हमें समय का अंतर आ जाएगा। क्या मिलेगा हमें, समय का अंतर मिलेगा। और समय का अंतर कितना दिया गया भैया, आधा घंटा दिया गया है, ठीक है। और समय बराबर क्या होता है, दूरी हमने कितना माना है x, दूरी बटे कितना होता है चाल, ठीक है। दूरी बटे क्या होता है चाल। अच्छा हाँ, देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, गड़बड़ मामला हो गया है। गड़बड़ मामला ये हो गया है कि जैसे यहाँ पर, अच्छा ठीक है, गड़बड़ मामला कोई नहीं है। दूसरी कंडीशन में दूरी हमारा x है, चाल हमारे कितना है 4 है, और बराबर कितना है, इनका समय का अंतर कितना है, आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब 1/2 घंटा। बात समझ में आ रही है आपको। जो हमारा तेज स्पीड में जाएगा वो x किलोमीटर की दूरी पहले तय कर लेगा, जो हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा वो x किलोमीटर की दूरी बाद में तय करेगा। तो जो बाद में जिसकी दूरी तय करेगा यानी कि उसका समय ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटा देंगे तो हमें समय का अंतर मिल जाएगा। यानी कि ये समीकरण बन गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 तिहाई हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x माइनस के यहाँ पर हो गया 3x बराबर हो गया 1/2। ये 2 से अच्छा रहने दो, ये x बटे 4x में से 3x जाएगा, x बचेगा, x बटे 12 बराबर 1 हो गया 2। तो यहाँ इस 2 से 12 को कैंसिल, 2 को 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आएगा, 6 का 3 गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर कहाँ पर है, आपका विकल्प सी में है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना इस प्रश्न में, सिंपल तरीका लगाया है। जो ज़्यादा समय ले रहा है ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटा देंगे तो हमारा समय अंतराल आ जाएगा जो कि आपका एक आधे घंटे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोग भैया पढ़ो, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या आंसर आएगा और कैसे सॉल्व करेंगे, देख भैया। इसमें पुस्तक कितने हैं यानी कितनी किताबें बिक रही हैं वो हमें नहीं पता है। तो आप ऐसा करो कि किताबों की बिक्री को 100 मान लो 100 किताबें बिक रही हैं। और ये कब का है, 2008 का है, ठीक है। 2008 में 100 किताबें बिकी। अब 2009 में क्या हुआ, 2009 में बिक्री 20% कम हो गई, तो सॉरी बिक्री 80% कम हो गई। तो बिक्री 80% कम होने का मतलब है कि मान लीजिए 2008 में आपकी 100 किताबें बिक रही थी, अब 2009 में क्या होगा, 80% कम होने का मतलब आपकी सिर्फ 20 किताबें बिकेंगी। ये तो मतलब होता है 100 में से अगर 80% घटा देंगे तो 20 किताब तो बिकेगी। तो मान लीजिए आप व्यापारी हैं, 2008 में आपने किया कि 100 किताबें बेची, 2009 में क्या हुआ, 80% आपकी बिक्री घट गई, यानी कि कितनी किताब बिकी, 20 किताबें बिकी। अब आगे बढ़ गया, 2000 कितना आ गया, 10 आ गया। तो 2010 में बात कर रहा है कि बिक्री उतनी हुई जितनी 2008 में हुई थी। 2008 में हमने कितना माना है, 2008 में 100 माना है, तो 2010 में भी आपकी 100 किताबें बिक रही हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत बिक्री बढ़ गई, किससे बढ़ गई, 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2009 में कितना है 20, 2010 में कितना है 100, तो कितना बढ़ रहा है, कितनी किताबें बढ़ रही हैं, 80 किताबें बढ़ रही हैं। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आप लोग जानते ही हैं, जो वृद्धि होती है उसे ऊपर लिखते हैं, यानी 80 की वृद्धि हुई उसे ऊपर लिखते हैं। वृद्धि जहां से हो रही है, वृद्धि कहां से हो रही है, 20 से हो रही है, 20 किताबें बढ़कर ही तो 100 किताबें बनी हैं। तो जो जहां से वृद्धि हो रही है उसे नीचे लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, हमारा प्रतिशत वृद्धि का आंसर आ जाता है। कर दीजिए, ये 4 बार कैंसिल होगा और 4 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400% आपका आंसर रहेगा। कहां पर है, विकल्प बी आपका यहां पर बिल्कुल सही है।
ठीक, क्लियर, कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% का लाभ कमाता है। तो चलिए यहां पर समझ लीजिए, कोई भी चीज 100% होती है, जब वो 13% का लाभ कमाएगा तो उस वस्तु की जो बिक्री मूल्य हो जाएगा 113% हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब जो अपना बाहुबली मेथड लगाते हैं, जो रुपया दिया गया है उसे आप ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, इसका जो प्रतिशत है वो नीचे लिख लिए। तो ये क्या है, बिक्री है, यानी बिक्री मूल्य है, और प्रतिशत में बिक्री मूल्य कितना है 113%। तो 113% नीचे लिख लीजिए, गुणा क्या करिए, जो निकालना है, निकालना क्या है, लाभ निकालना है। तो प्रतिशत में लाभ कितना है 13, 13% का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और 7 तरीके देखिए, ये 7 बार कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है, 7 बार कट रहा है, तो यहाँ 7000 आएगा। और कितना गुणा करते हैं, 13 सत्ते कितना हो जाएगा भैया, 13 और 7 ऊपर बचा है, 13 सत्ते 91 और 3 जीरो आपका पीछे है, तो कुल मिला के 91, 100 रुपया आपका आंसर रहेगा। कहाँ पर है, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से भैया हम लोग यहाँ पर अपने टोटल 10 प्रश्नों को जो कि आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसको हम लोग लगा चुके हैं। आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इस सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा यदि आपके पास कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, तो उन सारी चीज़ों को भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, वीडियो के आपके बीच में एक चीज़ बताई गई है कि जो आपका सुपर टैट का पेपर हो रहा है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि आपको सिर्फ 100 रुपये में मिल रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको जरूर आप ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा होने तक उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो लेक्चर के बारे में, इस यूट्यूब चैनल के बारे में अपने दोस्तों में, मित्रों में जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं सब में आप शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपका परिवार है दमास्टर, जो आपका यूट्यूब चैनल है, ये आपके ही सहयोग से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।